तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका आपको नंबर पता होना चाहिए कि भाई कौन सा है। ओके 9.4 क्या क्लियर दिख रहा है? 9.4 यस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। ओके ओके तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं 9.4। 9.4 का नाम है क्या है? हुक्स लॉ। यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन बिल्कुल पक्का देख लिया। स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या है? चेंज अपॉन ओरिजिनल। यस और नो? बिल्कुल आके ना यस। तो भाई ये जो हुक्स लॉ है ये क्या है? ये जो हुक्स लॉ है ये क्या है? तो भाई ये जो हुक्स लॉ है इसमें ऐसा कहा गया है कि जब स्मॉल डिफॉर्मेशन हो और स्मॉल डिफॉर्मेशन, छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हुक्स लॉ भाई फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस इज proportional to strain। ये है हुक्स लॉ। ये क्या है? हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट कब प्रोपोर्शनल होगी? छोटे से डिफॉर्मेशन के दौरान। अगर डिफॉर्मेशन बड़ा होता है तो ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं होगी, ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं होगी। ओनली फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चलो तो ये समझना है आपको कैसे, यानी जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शन में है। कब ऐसा होगा? जब जो डिफॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग वो छोटा होगा। अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो ये रिलेशन नहीं चलेगा। यही हुक ने अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जर्व करके फाइनलाइज हमें इस तरह से बताया कि हाँ भाई ऐसे होगा, हाँ भाई ऐसे होगा। बोलो समझ में आया? यस और नो? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सो दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन। सिग्मा इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन। नाउ व्हाट इज के? You all know K is constant. This is the equation of Hooke's law. K is proportionality. Constant. क्या बोलेंगे उसको? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा ये जो K है इसको एक और नाम दिया जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। K को एक और नाम दिया जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर इसका इक्वेशन बनाना हो तो K का इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यस और नो? K का इक्वेशन क्या बनेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। भाई सिग्मा का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन का कोई यूनिट नहीं है, इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए K का यूनिट भी क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बच्चों समझ में आया हुक्स लॉ? यस और नो? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Stress is proportional to strain. This is the
बिल्कुल सिंपल। यस। अच्छा, अब आप एक बात और नोट कर सकते हो सर, अगर के का इक्वेशन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, के का इक्वेशन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो हम पढ़े हैं कि भाई जो स्ट्रेस है उसके 3 टाइप है, जो स्ट्रेन है उसके भी 3 टाइप है, लॉन्गिट्यूडल, shear and volumetric, so that we can conclude that K के भी 3 टाइप होने ही चाहिए ना। अगर इनके 3 टाइप है तो इसके भी 3 टाइप होंगे, 3 तरफ के आपको मिल सकते हैं। तो बच्चों, पहला ड्यू टू लेंथ आपको मिलेगा, दूसरा ड्यू टू एरिया नहीं शेप के कारण आपको मिलेगा, और थर्ड वन इज ड्यू टू वॉल्यूम। ये आपको पता है, जो लेंथ के कारण मिलता है उसको बोला जाता है यंग्स मॉड्यूलस। क्या बोला जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Y। समझ में आया? हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी इसके बारे में सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है, ज्यादा डिटेल नहीं करनी, आगे डिटेल में देखेंगे। शेप के लिए जो मॉड्यूलस है बच्चों, उसको बोला जाता है शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस, उसमें उसको डिनोट किया जाता है G और ईटा, कैपिटल G और ईटा। कई जगह आप G देखोगे, एनसीईआरटी G लिखती है, और कई रेफरेंस बुक्स में ईटा भी लिखा जाता है। और जो वॉल्यूम के कारण आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन देखने को मिलती है, उसमें जो मॉड्यूलस होता है उसका नाम है बच्चों बल्क मॉड्यूलस, और उसको हम नोट करेंगे कैपिटल B से, कैपिटल B से। और यही चैप्टर का जो मेन पार्ट होगा, ये 3 पढ़ेंगे हम लोग। कुछ एक थियरी के बाद एक और थियरी बीच में हमें समझनी है। पहले आपको ये बुक्स लो बिल्कुल कंप्लीटली आना ही चाहिए। सबसे सिंपल है बुक्स लो। क्या है भाई? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, पिक ले लो, पिक। ओके, डन। चलो ठीक, तो आपने पिक ले ली, जल्दी से समझ गए। हुक्स लॉ की बात बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो 9.4 आपका हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल, छोटा टॉपिक, अच्छा टॉपिक। अच्छा, तो अब हम क्या देखेंगे? अब हम 9.5 देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? 9. चलो क्लियर है? ओके, यस। रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी बच्चों, इसलिए इस तरह से हुआ। अब हम लोग 9.5 की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों, 9.5 की ओर बढ़ रहे हैं। तो 9.5 में क्या देखने वाले हैं वो देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यानी कि क्या है ये स्ट्रेस कर्व? कि भाई किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो उसमें स्ट्रेस आ गई, अगर डिफॉर्मेशन हुआ तो उसमें स्ट्रेन आ गई। तो स्ट्रेस देने से कितनी स्ट्रेन आती है ये बताता हुआ जो ग्राफ है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हम डेयरी मिल्क भी देखेंगे क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए, और इसी में हम लोग च्युइंगम भी देखेंगे। पर असल में हम लोग एक बॉडी पे एग्जांपल ले रहे थे। एक बॉडी है, रॉड मान लीजिए। क्या है बच्चों? ये रॉड है। इस रॉड की लेंथ कुछ L है, इस पे हमने लगाया फोर्स। तो इसमें फोर्स लगाने के कारण मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, तो इसमें स्ट्रेस जनरेट हो गई और स्ट्रेन भी जनरेट हो जाएगी।
हम लोग ग्राफ बना रहे हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ कि ना? और इस ग्राफ को हम बोलेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये शॉर्ट में बोली एसएस कर्व। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट 5 बातें याद रखनी है जो हमें समझनी है। 5 बातें इंपॉर्टेंट इसमें है। तो जैसे ही हमने स्ट्रेस बढ़ाई, देखा गया एक सीधी लाइन मिली, यानी कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में रहते हैं और हुक्स लॉ का यहाँ पे पालन होता है। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बच्चों, तो हुक्स लॉ ओबे हुआ, पालन हुआ। अच्छा, पर आपको पता है हुक्स लॉ कब तक पालन होता है? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी हट गई। ठीक है, फिर इस तरह से पूरा ग्राफ जाता है। पूरा ग्राफ इस तरह से जाता है। क्लियर? आगे ना इस तरह से ये ग्राफ चलता है। अब ये ग्राफ हमें ऐसे मिला इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसे एक्सप्लेन करना है। क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मिलता है बच्चों यहाँ पे, जिसको ए बोला जा रहा है, तो ए को बोला गया बच्चों प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोला गया? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब क्या है कि यह पॉइंट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं। इसके बाद वो प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन नहीं कर पाते। देखो कर्व ऐसे मुड़ गया, समझ में आया? इसीलिए जो फर्स्ट पॉइंट मिलता है ए, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बिल्कुल आ गया? चलो बढ़िया। उसके बाद एक पॉइंट है जिसको बी बोला गया है। क्या बोला गया? बी। और उस बी पे स्ट्रेस दी है सिग्मा वाई। अब बी पॉइंट है ना भाई, उसको बोलते हैं हम लोग यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। अच्छा, यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है? सर ऊपर वाला नाम दिया इस तरह से बताओ तो मजा आएगी। हाँ, तो इसको बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी और यील्ड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल से समझते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, हमने उसको फोर्स लगा के स्ट्रेस दी और यहां तक बी पॉइंट तक हमने उसको स्ट्रेस दी और उसको बाद में स्ट्रेस से फ्री कर दिया, फोर्स हटा दिया, तो अपने ओरिजिनल शेप को वापस पा लेगा। जैसे कि स्प्रिंग पेन में आती है ना खटखट करने वाली में, उसमें आप खींच रहे हो उसको, तो आप उसको खींचोगे और उसको छोड़ोगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। बट एक स्ट्रेस के बाद आप उसको छोड़ते हो, ओरिजिनल शेप में नहीं आती। यानी ओरिजिनल शेप में कब तक आती है? बी तक, बी के बाद। इसीलिए इसको मैंने क्या बोला? ओरिजिनल शेप में वापस आना, यानी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद वो नहीं आएगी। बोलो समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, यस। और बच्चों उसके बाद है थर्ड पॉइंट सी। अच्छा, सी को बोला गया है परमानेंट सेट। परमानेंट सेट का मतलब क्या है? अब ये हो गया भाई, उस स्प्रिंग को आपने खींचा। क्या खींचा?
स्प्रिंग को आपने खींचा, आपने स्ट्रेस और बढ़ाई, इलास्टिक लिमिट के बाहर बढ़ा दी, यानी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन और शेप में नहीं आएगा, वो डिफॉर्म होके रह जाएगा। याद है ऐसा किया है आपने स्प्रिंग में? सोचो, खींचा खींचा खींचा, छोड़ा, वापिस आ गई, इसके बाद आपने और खींचा तो वो वैसे ही रह गई, उसको बोलते हैं परमानेंट सेट। और ये बात लेस देन 1% तक की सही है, उसमें प्रोपोर्शनलिटी और थोड़ा बहुत ये आ जाता है, उसके बाद ये परमानेंट सेट हो जाता है। परमानेंट सेट में जाने के बाद बॉडी कभी भी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आती, यानी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है। आप ये घर पे भी कर सकते हो। ये पेन है बच्चों, ये पेन का ये जो शेप है आप देख रहे हो, इसको मैं और डिफॉर्म करता हूं। अगर मैंने इसको और डिफॉर्म किया तो देखो इसका शेप ओरिजिनल शेप में वापस यही, इसको बोलते हैं परमानेंट सेट। समझ में आया? इसी तरह आप स्प्रिंग को भी देख सकते हो, स्प्रिंग को भी करो और उसमें भी ऐसा आप देख सको, तो ऐसे फील हो जाएगा आपको परमानेंट सेट। समझ में आया? उसको हम कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं? परमानेंट सेट। उसके बाद बच्चों डी है, यानी उसके बाद क्या होने लगता है, और आप फोर्स बढ़ाते हो परमानेंट सेट के बाद भी, अब फोर्स बढ़ा रहे तो क्या होता है? तो तब होता है यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या होता है बच्चों? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है? तो अब इसको आप यानी स्प्रिंग या इस पेन से समझ नहीं पाओगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग आपको बताता हूं। डेयरी मिल्क खाई है सबने, खाई है कि नहीं? हाँ, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने डेयरी मिल्क नहीं खाई है। तो उसी के बारे में लॉजिक लगा देते हैं कि भाई मान लो डेयरी मिल्क हम बाजार से लेके आए, थोड़ी गर्मी ज्यादा थी तो वो कैसी हो जाएगी? लूज थोड़ी। और मैंने देखा है कई बच्चे लूज ही ज्यादा खाते हैं, वो अपना एक स्वाद होता है शायद। तो जब वो लूज हो जाती है बच्चों, तब इतनी भी लूज नहीं, थोड़ी बहुत, तब आप उसको पकड़ के खींचोगे तो उसके लेयर जो होते हैं एक दूसरे पे स्लाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ कि ना? जब वो होती है नॉर्मली उसको खींचते तो नहीं होते, पर थोड़े एक फोर्स के बाद, एक स्ट्रेस के बाद वो उसके ऊपर स्लाइड होना चाहते हैं और होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ऐसा ही किसमें होता है? सॉलिड में। हाँ, वायर में होगा, जो हम लोग इधर स्प्रिंग में भी ऐसा होगा, इधर भी पेन में भी ऐसा होगा, पर ये हमें दिखेगा नहीं, हम फील नहीं कर पाएंगे। हम फील कैसे कर पाए? डेयरी मिल्क के एग्जांपल से, जो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। बोला हाँ के ना? मैसेज करो। उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोला जाता है। अब उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे आता है डी, और उस टाइम पे स्ट्रेस दी गई है सिग्मा यू, और सिग्मा यू को बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेंथ, नॉट स्ट्रेस, यू कैन ऑल्सो कॉल इट स्ट्रेस। ओके, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये भी वैसे ही समझेंगे हम लोग, ये भी वैसे ही समझेंगे। अच्छा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा वियर्ड है पर देता हूं। च्युइंगम खाई हमने और खाने के बाद चबाई, चबाने के बाद कई बार लड़के ये जरूर किए हैं, लड़कियों का पता नहीं, पर लड़के हैं वो ऐसा करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे उसको। अगर अकेले हैं तो टाइम पास करते हैं, या फ्रेंड्स से कहीं भी ऐसा करते हैं, खींचते हैं, फिर उसको ऐसा, मैंने ऐसा किया हुआ है। फिर मेरी जो दीदी है उसको मैं उससे चिढ़ाता था, देखिए तेरे को लगा दूं, लगा दूं। हाँ, तो जब वो च्युइंगम हम मुंह में से ऐसे खींचते हैं तब उस पे जो होता है दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। एक और है। अब डी क्या है? देखो डी समझो, जैसे वो डेयरी मिल्क है मान लीजिए, उसको आप खींच रहे हो, थोड़ी सी लूज है, ज्यादा लूज नहीं,
तो आप नॉर्मली खींचोगे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगी, फिर आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। तो आपने थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाया, ज्यादा स्ट्रेस दिया, तो एक समय ऐसा आता है कि वो, यानी उसके अंदर की फीलिंग देखो, उसके जो पार्टिकल है वो कहेंगे हम नहीं जाएंगे, हम खींच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ना हम ऐसे ही रहेंगे। वो अपनी स्ट्रेंथ लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे। तो मैक्सिमम ताकत कहाँ तक लगा सकते हैं? डी तक। अब उसके बाद क्या हुआ, वो अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, फिर आपको उतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, आप फिर आप थोड़ा कम भी लगा दोगे, स्ट्रेस थोड़ी कम भी कर दोगे, फिर भी उसमें डिफॉर्मेशन होता रहेगा। समझ में आया कि नहीं? शुरुआत में उसको डिफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे वो अल्टीमेट तक अपने आप को बचाएगा, नहीं टूटूंगा नहीं टूटूंगा, उसके बाद वो ज्यादा स्ट्रेस पैदा नहीं कर पाएगा, उसकी लास्ट लिमिट है। That's why it is called ultimate tensile strength. After T, if you decrease the value of sigma stress, still there are some deformations. थोड़ा डिफॉर्मेशन को देखने को मिलेगा अगर आपने फिर भी स्ट्रेस घटा दी तो। ओके, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है E, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्चर पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। अच्छा, फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब समझाना पड़ेगा या आ गया? समझाना पड़ेगा। अरे बाप रे, अरे यार टूट गई ना, बस अब खत्म, हम टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, अब टूट गई, चॉकलेट टूट गई, ये ऑब्जेक्ट टूट गया, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट पे आके फ्रैक्चर हो जाए। बोलो समझ में आया? क्लियर है कि नहीं बच्चों? ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आया कि नहीं आया? कितने पॉइंट है? 5, A B C D E। E पे गया, E क्या है? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शन में रहेगी। B क्या है? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड पॉइंट। उसके बाद अगर आपने डिफॉर्मेशन और किया और स्ट्रेस लगाए तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। C क्या है? परमानेंट से डिफॉर्मेशन रह जाएगा। D क्या है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेस जो ऑब्जेक्ट जनरेट कर सकता है। उस दौरान क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड होते हैं एंड फाइनली ब्रेक हो जाता है, जिसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। समझ में आया? यस और हाँ। एक और बात आप देख सकते हो, जिस पॉइंट पे वो ब्रेक होता है उसको, उस टाइम पे जो स्ट्रेस है उसको ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। चलो समझ में आ गया? यस यस, ओके। तो बच्चों समझ में आया? यस और बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो बॉडी होती है उसका मटेरियल के हिसाब से उसके 2 टाइप हो सकते हैं, डक्टाइल एंड ब्रिटल। डक्टाइल का मतलब क्या है और ब्रिटल का मतलब क्या है? तो भाई जो E है वो लो हो, यानी उसकी वैल्यू कम हो, सॉरी हाई हो, और B है उसमें E की वैल्यू ज्यादा हो, लो हो, कम हो, छोटी हो, स्मॉल वैल्यू या बिग वैल्यू इसमें लिखे तो बिग एंड यहाँ पे स्मॉल, छोटी वैल्यू। इसका मतलब क्या है वो समझो। जैसे कि यहाँ पे E यानी ब्रेक हो जाएगा, तो जो मटेरियल जल्दी ब्रेक हो जाए उसमें E की वैल्यू कम है, यानी उसको ब्रिटल बोलते हैं। और जो मटेरियल में ज्यादा डिफॉर्मेशन कर सकते हो, जिसमें E की वैल्यू बहुत बड़ी मिलती है, उसको हम कौन सा बोलते हैं बच्चों? डक्टाइल बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। समझ में आया कि? ब्रिटल एंड डक्टाइल। जैसे कि कांच, हाँ अब समझ में आ गया सर, हाँ सही बात है, कांच में ऐसा होता है। वो कौन सा है बताओ? कांच कौन सी कैटेगरी में आप लेना चाहोगे? कांच कौन सी कैटेगरी में? ब्रिटल या डक्टाइल? ब्रिटल, क्योंकि उसको आप थोड़ा सा खींचोगे
फोर्स लगा के तो टूट जाएगा। हाँ, उसको खींचना है तो गर्म करके उसको शेप दिया जाता है, ये आपको पता है। पर अगर हम गर्म नहीं करें और ऐसे ही फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो वो ब्रिटल है, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। समझ में आया? जिसमें ई स्मॉल हो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अच्छा, और अगर आपको डक्टाइल के बारे में देखना है तो च्युइंगम, रबर, च्युइंगम का आप खींचते रहो, गोल्ड, हाँ, पर वो गर्म करने के बाद विदाउट हीट एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ाए बिना अगर कर रहे हैं तो ये डक्टाइल एंड ब्रिटल हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डक्टाइल एंड ब्रिटल क्या है। चलो, अब ये कर्व हमें समझ में तो आ गया, बिल्कुल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बिल्कुल समझ में आ गया। अब कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं बच्चों, कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे कुछ मटेरियल्स मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखो। तो ऐसे मटेरियल्स और इन ऑब्जेक्ट को हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में मतलब उसमें हाई वैल्यू ऑफ स्ट्रेन होती है, यानी उसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हम करते हैं और उसमें होता है, हाँ, उसकी कैपेसिटी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स। चलो, ऐसा एक एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक में जिसको ऑर्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्टा। ये अपने जो वेन्स होती है ना, नर्व्स जो होती है वगैरह, जो कहते हैं कि ये चल रही है, तो ये हार्ट के पास होती है शायद, हाँ। तो इसकी जो स्ट्रेन कर्व अगर हम बनाए तो उसमें बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेन देखने को मिल सकती है, लगभग 1, और यहाँ पे भी 1, यानी 100% से भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। यानी इसको बहुत ज्यादा हम खींच सकते हैं, अगर आप बाहर निकाल के इनको खींचो तो इसकी जो स्ट्रेस कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, उसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। यानी इलास्टोमर का मतलब समझ में आ गया, जिसमें डिफॉर्मेशन ज्यादा हो, जिसमें स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा हो। दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ऐसा ही वल्केनाइज रबर, नाम तो सुना होगा, वल्केनाइज रबर। वल्केनाइज रबर में क्या, अगर आप एक कर्व बना रहे हो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो इसमें लगभग 700% तक, कितने परसेंट तक? 700% तक आपको क्या देखने को मिल सकती है भाई? स्ट्रेन। कितने परसेंट तक देखने को मिल सकती है? 700। ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, आप देखो तो। यानी ये 700% का मतलब क्या हो गया कि आपके पास L लेंथ है और उसमें 100% का इंक्रीज कर रहे हो तो 2L होगी। हाँ, कितना बड़ा डिफॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको इलास्टोमर बोला जाता है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हमने डिफॉर्मेशन किया तो ये कर्व हमें इस तरह से मिलता है। फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मेशन किया, तो कर्व ये इस तरह से मिलता है। पर जब उसको फोर्स हटा देते हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे जब आती है तो वो सेम पाथ पे नहीं, दूसरे पाथ से आती है। यानी कि रबर, एक एग्जांपल लो, रबर को आप खींचो तो धीरे 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 आप खींचते ले जाओ, जैसे छोड़ोगे फटाफट से आ जाएगा दूसरे पाथ, वही पाथ से नहीं आता है। यानी जब यहाँ पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू थी, यहाँ पे वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन ये आया कि ऐसा होता है तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला गया बच्चों हिस्टेरेसिस। ये चिड़िया जैसा शेप मिल रहा है ना, कैसा? चिड़िया जैसा, इसीलिए इसको हिस्टेरेसिस बोला गया है। हिस्टेरेसिस बोलना है, क्यों? क्योंकि जिस पाथ पे गए उसी पाथ पे वापस
नहीं है। ऐसा इलास्टोमर वल्कनाइज्ड रबर में देखने को मिलता है। तो हम ऐसा पूछेंगे कि हमने जो यहाँ पे वर्क किया, मेहनत की, वर्क किया, हम छोड़ेंगे तो वो वर्क वापस ओरिजिनल शेप में जाता है, तो वर्क वापस भी तो आना चाहिए, बट थोड़ा आता है, उतना ही नहीं आता। थोड़ा कहाँ जाता है? तो थोड़ा वेस्ट होता है। किसमें? हीट एनर्जी। कहाँ वेस्ट होता है? हीट एनर्जी। उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस बॉडी में आप ये करते हो वो अंदर बढ़ता है, थोड़े लेवल पे बढ़ता है, पर ये जो वर्क गायब हुआ वो गायब नहीं हुआ, हीट में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाएगा ना, पर वो गलत नहीं होता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा आपने कहाँ देखा होगा? तो ऐसा आपने गाड़ी के टायर रोड पे चलते हैं तब ड्यू टू फ्रिक्शन वो गर्म भी होते हैं, हाँ के ना, ये आप फील कर सकते हो गर्म। हाँ, जैसे पंखा चलता है तो ऊपर अगर रबर लगाया, देखा ना, पंखे के वहाँ ऊपर रबर लगाया जाता है, देखा है आपने? नहीं देखा? अच्छा, तो आपने नहीं देखा तो ये टेबल वगैरह के नीचे भी रबर के या प्लास्टिक के लगाए जाते हैं, कवर, कैप लगाई जाती है। अच्छा, ये क्यों लगाई जाता है? क्योंकि वो हीट और शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक एब्जॉर्बर होता है। कैसे शॉक एब्जॉर्ब किया उसने? देखो, जो फोर्स, जैसे कि अपने या ये क्या कहते हैं, कपड़े सिलने की मशीन होती है ना, कपड़े सिलने की मशीन, अब उसमें हाई स्पीड मोटर लगी होती है। अगर नीचे रबर के अपने वो कैप ना लगाई हो और उसको चलाओ तो धर 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 पूरा घर में ऐसा जबरदस्त आवाज आता है, बहुत ज्यादा। अगर हो तो करके देखें। फिर आपने रबर लगाया तो क्या हो गया? उसका जो शॉक है वो एब्जॉर्ब हो गया। कैसे? उसमें फोर्स लगा तो इलास्टोमर जो है, रबर जो है, वो डिफॉर्म हुआ। अब उतना ही वापिस अगर वो ओरिजिनल शेप में आता है तो अगर उतने ही उसी पाथ पे आएगा तो वो का वो एक शॉक दिखेगा, बट वो पाथ पे नहीं आता है, थोड़ा शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है और किस में कन्वर्ट कर देता है? हीट में। समझ में आया? दिस इज इलास्टोमर। क्लियर ना? बिल्कुल। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।